ज्ञानाज्ञानधृतो वापि वह्निदाह समो यथा ज्ञानाज्ञानधृतं भस्म पावयेत् सकलं नरम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज कोई बोर्ड नहीं है, बस मैं आप लोगों से यूं ही कुछ बात बताऊंगा। जिस विषय पे हमारा ध्यान आज आपकी तरफ जाएगा या आपका ध्यान मैं अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ, वो इस बात पे है कि जन्म कुंडली के केतु देव सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनके साथ युति में होते हैं तो कैसा फल करते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिख देना चाहिए। साथ ही साथ रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऊपर ये जरूर लिख देना चाहिए रविवार के कार्यक्रम के लिए, और नीचे डेट ऑफ बर्थ वगैरह और AM PM का विशेष ख्याल रखें। जगह, जिला और राज्य ये आवश्यक रूप से लिख देना चाहिए, और अपने प्रश्न एक से अधिक जरूर लिख दें। वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये अगर लिख देंगे तो करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आइए विषय पे लेके आता हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए। आज का विषय आपकी धार्मिकता और आपकी बौद्धिकता को बढ़ाने वाला हो सकता है आपके बहुत सारे केतु के लेकर के बहुत जो दिमाग में बनी बातें होती हैं उसको वो स्पष्ट कर देने वाला होगा। जो मैंने श्लोक पढ़ा है ये शिव पुराण का है। जैसे इसका अर्थ होता है कि जिस तरीके से चाहे आप अग्नि को जानते हो या ना जानते हो वो आपको जलाती ही है छूने पे, वैसे ही चाहे आप भस्म की महिमा जानते हो या ना जानते हो, भस्म धारण कर लेने से वो भस्म आपको वैसे ही पवित्र करता है जैसे अग्नि जलाती है। अग्नि जलाती है क्योंकि उसका गुण है, वैसे ही भस्म का गुण है पवित्र करना। तो कहने का अर्थ है हमें कोई भी नित्य नैमित्तिक कुछ भी कार्य करने से पहले अपने मस्तक पे भस्म आवश्यक रूप से धारण करना चाहिए, है ना। आइए विषय पे लेके आता हूँ, बड़ी गंभीरता से समझेंगे आज केतु के साथ सभी ग्रहों की युति। इस पे मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा जो केतु के साथ होगी, राहु के साथ होगी, सूर्य की युति सभी ग्रहों के साथ, चंद्रमा की युति सभी ग्रहों के साथ। ऐसे ये एक सीरीज अब बनेगी। भी नक्षत्र की सीरीज बाकी है, थोड़ा सा उसमें कार्यक्रम 2-4 बने हुए हैं, वो भी जल्दी बना दूंगा। ये विषय पे लेके आता हूँ, समय ना हो। सबसे पहले तो बात करते हैं केतु हैं कौन। केतु जो है वो, ये मैं नहीं बताने वाला कि वो समुद्र मंथन वाली बात वो बहुत पुरानी हो गई, वो सब लोग जान गए हैं। केतु जो हैं वो आपके आध्यात्मिक पक्षों के प्रकट करने के ग्रह हैं, है ना। आप कितने चिंतन करते हैं, आपकी आध्यात्मिकता कितनी है, वो प्रकट करने के लिए जो बेस तैयार होता है वो केतु के बेसमेंट से होता है ना। ये दरअसल आपके मर्म स्थल को उजागर करने वाले ग्रह हैं, या आपके जो हृदय पटल पे बात लिखी गई है उसको ही प्रकट करने वाले ग्रह हैं। मेरे पास जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो कहते हैं केतु है सर, केतु है तो डिटैचमेंट करवाएगा। मैंने कहा ये रटी रटाई बातें, पता नहीं डिटैच का अर्थ वस्तुतः क्या है ये समझना होगा पहले, कि आपको वो एक सच्चाई से बोध कराया, उसके बाद आपको ये बता देते हैं कि देखो ये सही है और ये गलत है, और फिर उसके बाद आपके कर्तव्य का मार्ग तय करते हैं कि ये आपका काम है। वस्तुतः आप जहाँ उलझे हैं वो उस गलत और सही के बीच का जो बोध होता है वो केतु कराते हैं। उसके बाद आपको मार्ग देते हैं कि हाँ ये सही है, अब आपको इसी पे चलना है। अगर कमज़ोर केतु होंगे, खराब केतु होंगे तो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर मजबूत केतु हैं, मतलब भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में नवम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। शास्त्रकार और ज्योतिष के मर्मज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य केतु के साथ बैठ जाए, अब यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है, सूर्य अगर केतु के साथ बैठ जाए तो उस जातक के जीवन को मध्यावधि में बड़ी ही ज़्यादा सफलता दे देते हैं, है ना। कब? मध्य के काल में। केतु जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वृद्ध ग्रह माने गए हैं, और अवस्थागत ये
छाया ग्रह के रूप में इनकी संज्ञा दी जाती है। ये छाया ग्रह हैं। मतलब क्या है कि ये ग्रह चंद्र और सूर्य प्रकाशक ग्रह, बुध मंगल गुरु शुक्र शनि पंचतारा ग्रह और राहु और केतु छाया ग्रह, जिसमें से केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों की संज्ञा में सबसे प्रथम श्रेणी के ग्रह माने जाते हैं। जब ये शुभ ग्रह की भांति परिणाम करने लगते हैं तो ये शुक्र की भांति परिणाम करने लगते हैं। जब ये पापक ग्रह की भांति परिणाम करने लगते हैं तो ये पाप करेंगे तो मंगल की तरह पाप करेंगे, आपसे जल्दबाजी में निर्णय लिवाएंगे और कई बार आपके मति बुद्धि को भ्रम में लेके जाएंगे। ये आप में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भर देंगे पापक होंगे तो कि आपका निर्णय ही गलत हो जाए। आप स्टडी नहीं करते हैं और गलत चीज़ों के संग चले जाते हैं। जबकि अगर शुभ हैं, अच्छे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो आपको अच्छाई के मार्ग पे लेके जाते हैं। फिर आपको डिटैचमेंट होता है। हम सामान्यतः ये बात नहीं कर सकते कि केतु है तो पता नहीं वो क्या, हमको तो कहने भी नहीं आता, डिटैचमेंट करा देते हैं। हंसी आती है, हंसी आती है कि आपने ग्रहों को समझा नहीं और यूं ही उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, है ना। तो कहने का अर्थ है जिस तरीके से क्या कहते हैं कि मंदगामी ग्रह शनि और गुरु ये विशालकाय ग्रह हैं, ये मंद गति से किसी राशि को पार करते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं ना कि जब जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की युति गुरु और शनि के साथ हो जाती है तो उस ग्रह के प्रभावों में कमजोरी भी आती है। या ये कह सकते हैं कि जैसे किसी भी भाव के स्वामी के ऊपर या किसी भी भाव पे जब गुरु और शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो उस भाव के प्रभावों में कमजोरी भी लाते हैं। कमजोरी क्या, धीरा ला देते हैं, उसमें डिले करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदगामी ग्रह हैं। शनि और गुरु धीरे धीरे चलते हैं अपने बृहद आकार के शरीर के कारण। तो वैसे ही केतु जो होते हैं वो सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। इतना ही नहीं, इनकी दाढ़ी पकी हुई है। वस्तुतः इनका शरीर नहीं है, पर फिर भी अवस्था में अनुभवों के कारक होने के कारण केतु देव जो होते हैं वो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह माने गए हैं। और इतना ही नहीं, इनकी दूरदृष्टिता, समस्या को समझने की शक्ति, तह तक जा करके चीजों को संभालने की शक्ति और मंथन करना, चिंतन करना, भविष्य देखने की शक्ति, ज्योतिष में रुचि, है ना, बहुत सारी चीजें जो धरती के अंदर समाहित हैं, जो बिल्कुल भी कोई देख नहीं सकता है, वो सब केतुदेव देख लेते हैं। मतलब क्या कहा शास्त्र में, कई बार बातें आई हैं कि जो आप फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं इसको देखने के लिए भगवान ने आपको आगे 2 आंख दिए हैं, पर वस्तुतः जो भविष्य देखने की क्षमता होती है वो ज्ञान और तप के बल पे जागृत होता है, जो दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। मतलब क्या है कि आप को भविष्य तभी दिखाई देगा जब आपका अंतर्मन पवित्र और शुद्ध होगा और ज्ञान से भरा होगा। तो वैसे ही ये ज्ञानी पुरुष होते हैं केतुदेव, जो व्यक्ति को सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति से के स्तर से उठा करके उसको चिरंतन मर्मज्ञ ज्ञानी बुद्धिमान दैवज्ञ बना देते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतुदेव कमजोर होंगे वो भविष्य देख नहीं सकता है, वो अंधेरे में भटका रहेगा, वो भटका हुआ सा रहेगा, उसके अंदर भ्रम ज्यादा रहेगा, वो चीजों को लेकर के बिल्कुल ही कॉन्स्पिरेसी में फंसा रहेगा। इसी वजह से केतु को डिटैचमेंट वाला ग्रह कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत रास्ते से भटकाएंगे, वो आपको डिटैच करते हैं गलत चीजों से सही की तरफ। अब सामान्यतः जब आपने डिटैचमेंट की प्रभाव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब अलगाव करना, तो अलगाव किस चीज से, बुरी चीजों से अलग करके सही चीजों पे ले जाना केतु का काम है ना। ये सदैव नतमस्तक हैं ऐसे भगवान के सामने। वस्तुतः बहुत ज्यादा इनका विरोध कभी भी भगवान से नहीं था, बहुत ज्यादा इन्होंने कभी भी राहु की भांति अपना विरोध नहीं जाहिर किया है। ये दबी जबान से राहु के विरोध को हाँ और ना में बदल रहे थे, या हाँ या ना में अपनी गर्दन हिला रहे थे, पर इन्होंने कभी भी खुलकर के विरोध नहीं, क्योंकि इन्हें वस्तुतः भगवान के ज्ञान का, भगवान के सामर्थ्य का ज्ञान था। जिस तरीके से रावण की पत्नी मंदोदरी को संपूर्ण भगवान के संपूर्ण आकार और संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान था, वैसे रावण को नहीं था। पर वैसे ही यहां पे केतु को भगवान के असीम शक्ति का ज्ञान था, राहु को नहीं था शायद। तो कहने का अर्थ क्या है कि अनुभव की जब आवश्यकता पड़ती है ग्रहों को, तो वो किसके पास जाते हैं, सबसे पहले शुक्र के पास जाते हैं, क्योंकि शुक्र भी अनुभवों के कारक हैं। और जब वहां से उनकी चीजें कुछ बाकी रह जाती हैं, तब उसकी परिपूर्ति करने के लिए, उसका परिपूर्ण करने के लिए वो केतु के पास आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, मुझे बाकी की चीजों का ज्ञान दे दो। आप जब ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव का अध्ययन करेंगे तो अष्टम भाव का अध्ययन बिना केतु के पूरा ही नहीं होता है, और बहुत ही मार्मिकता से और धार्मिकता से, बहुत ही जड़ता, मतलब बिल्कुल जड़ हो जाएगा कोई भी व्यक्ति जब तक वो अष्टम भाव का संपूर्ण अध्ययन नहीं करेगा। वो मूर्ख ही बना रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव ही आपको सब कुछ बताता है। और कारक कहाँ का मला है केतु को,
केतु को अष्टम भाव का ही कारक मिला है, जो बाहर से दिखता नहीं है, जो बाहर से दिखता नहीं है, जो धरती के अंदर समाहित है, जो व्यक्ति के शरीर को चीर दीजिए पर उसकी आत्मा आपको दिखेगी नहीं, उसके प्राण कहाँ बसे आपको दिखेंगे नहीं, वही केतुदेव हैं। वस्तुतः ये व्यक्ति के अंदर चल रहे अंतर विचार, अंतर्द्वंद को बढ़ाने और घटाने वाले हैं। बढ़ाएंगे कब? आपके अंदर के भ्रम को, जब वो खराब रहेंगे। अच्छाई में कब बदलेंगे? आपके अंतर्द्वंदों से आपका सामना करके आपको अच्छाई की तरफ कब लेके जाएंगे? कब आपका प्रगटीकरण कर देंगे? जब वो अच्छे रहेंगे। ये केतु की परिभाषा है। पर ये इतने गंदे नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है। अब बात करते हैं कि केतु से सूर्य की युति व्यक्ति को मध्य के आयु में, मध्य काल में, आयु के मध्य के काल में आपको सुख देते हैं। और केतु से चंद्रमा की जब युति होती है तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं तो केतु भी आपको अच्छा ज्ञान दे देते हैं, मन बुद्धि को भटकने नहीं देते, ईर्ष्यालु नहीं बनने देते, धार्मिकता रहती है, व्यक्ति कृतज्ञ होता है किसी के प्रति, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न नहीं बने होते हैं, वो बिल्कुल स्थिर होता है अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो। अन्यथा तो अगर चंद्रमा अच्छे नहीं तो फिर केतु भी परेशान कर देंगे, फिर आपको चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, आपका सफोकेशन बढ़ता जाएगा, आप कंफ्यूज होते जाएंगे, भ्रम में रहेंगे, कोई भी चीज आपके सामने क्लियर होके नहीं आएगी, आपका विजन क्लियर नहीं होगा। आप क्या करना चाहते हैं ये चंद्रमा भी अस्पष्ट कर रहे हैं और केतु भी अस्पष्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से केतु को लेकर के सबसे बड़ी बात जो है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव का अधिपति अगर मजबूत नहीं बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, बलवान नहीं बैठा है, तो केतु भी आपके डिप्रेस हो जाएंगे। केतु के युति में अगर मंगल आ जाते हो तो ये आपको आपके साहस, बल, पराक्रम, समझने और सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। रिस्पॉन्सिबल होगा व्यक्ति, वो बीच में से कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाएगा। वो नहीं कहेगा कि मैं क्विट करता हूँ, मैं आत्महत्या करता हूँ, मैं अस्वीकार करता हूँ, मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं खेलूंगा ही नहीं। अब बचपन में हम लोग लूडो खेलते थे, क्या मुझे याद है मैं जब एक गर्मी के दिन में मैं अपने बहन के साथ लूडो खेल रहा था तो मैं जब हार गया तो मैंने लूडो ही फाड़ दी। तो ये केतु नहीं करने देंगे। अगर मंगल के साथ बैठे हैं और अच्छा बैठे हैं तो क्या करेंगे? आप खेलोगे, आप हारोगे नहीं, आप जीतना चाहोगे। हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, पर व्यक्ति बीच में से मैदान छोड़ के भागता नहीं है क्योंकि उसके पास मंगल का बल मिल रहा है। मैंने क्या बात कही थी पूर्व में? हर बार मैंने कहा है कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में भी कि केतु पापक ग्रह में मंगल के जैसे हो जाते हैं और शुभ ग्रह में शुक्र के जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो केतु होंगे अगर वो मंगल की राशि में बैठेंगे तो यकीनन आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देंगे, आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा रहेगी, आप बिल्कुल जोरदार तरीके से विरोध करेंगे चीज़ों का और उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब एक अच्छी बात है। अगर मंगल नीच के हैं और केतु वहीं बैठे हैं तो फिर ये गड़बड़ी कर सकते हैं, आपको निर्णय लेने में दिक्कत होगी। आप चीज़ों को जब भी आपके ऊपर कोई काम दिया जाएगा तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे कि मुझे कोई काम दिया जाए, आप दीज चुराने लगेंगे। तो ये केतु का ऐसा प्रभाव है। और केतु अगर बुध के साथ बैठे हैं तो ये आपको अंधभक्त बना देंगे कई बार। मतलब व्यक्ति जो है वो जैसे आप अंधभक्त समझ गए होंगे कि कैसे धर्म को समझ रहा है, कैसे चीज़ों को समझ रहा है, वो प्रैक्टिकल कितना है, वो बिहेवियर उसका कैसा है, वो किसी भी व्यक्ति का कैसा भक्त हो रहा है, वो उसका कैसा अनुयायी हो रहा है, उसमें समझने और जो तर्क के बल की क्षमता होती है वो कई बार कमजोर हो जाती है। अगर बुध उस भाव में अपनी राशि के बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति वहां सोचना शुरू करता है जहां दुनिया बंद कर देती है। सारी दुनिया सरेंडर कर जाए, आप वहां से उस चीज को समझ जाएंगे, क्रिप्टो को समझ जाएंगे, शेयर को समझ जाएंगे, धन को लगाने की गति को समझ जाएंगे, धन कैसे घुमाना है ये समझ जाएंगे, वाणी को कैसे घुमाना है, परिस्थिति को कैसे संभालना है। तो ये आप में एक विलक्षणता दे देते हैं केतुदेव अगर बुध के साथ उसी की राशि में बैठे हैं तो। अन्यथा अगर नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं तो फिर आपको वो आपके बुद्धि को डंप कर देंगे, अंधभक्त बना देंगे, गड़बड़ छाला करता रहेगा व्यक्ति, घोटाला कर ले, हिसाब किताब सही से न रखे, विश्वास पात्र न बने, कृतज्ञ न बने, कृतघ्न हो जाए। जो आपके ऊपर कोई किसी ने विश्वास किया है, आप पे किसी ने विश्वास किया है, आप विश्वास पात्र नहीं बनेंगे, उसका विश्वास तोड़ देंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे, धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति, जो भी आप मतलब समझ रहे हैं उसका
एक होता है ना जैसे कि उसको कमज़ोर कर देना या उसके प्रति अविश्वास प्रकट कर देना, या तर्क के बल पे कुतर्क करके उसको खराब कर देना या खराब साबित करवा देना। झूठी गवाही दे दे, अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल करे, घूम घूम करके धन कमाने के लिए होता रहे, बिल्कुल व्यक्ति जो है वो छोटे लोगों के साथ मैत्री कर ले, गलत लोगों के साथ मैत्री करे। ऐसे केतु और बुध अगर नीच के बैठे हैं तो होगा। और गुरु, अगर केतु के साथ गुरु बैठ जाएंगे तो ये अब इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपका धर्म, आपका आध्यात्मिक चिंतन, आपका सुख, आपके सोचने और समझने की शक्ति, लोगों को ज्ञान देना, गलत लोगों को सही मार्ग पे ले आना, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना, अच्छे लोगों से मैत्री, अच्छे लोगों का प्रभाव विकसित होगा। धर्म पढ़ना, धर्म समझना, धर्म का अनुसरण करना, दान देना, दान लेना, दान को सही जगह पे लगाना, धन कमाना, धन को सही जगह पे लगाना, धन का दान करना। तो ये जो एक विश्वव्यापक जो परिणाम होता है केतु का, ये गुरु के साथ, अगर गुरु उच्च के बैठे हैं वहीं केतु बैठ गए तो ये इतनी अच्छी बात हो जाएगी कि व्यक्ति को दूरगामी, विस्तृत और अतिशयोक्ति से भी अतिशयोक्ति, ये बात कमजोर नहीं होगी, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर नीच के केतु के गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु मकर राशि में और केतु वहीं बैठ गए, तो फिर आपको अब वो साहस, वो बल, वो जो विश्वविख्यात होना है, जो आपके अंदर सच्चाई है, जो आपके अंदर की अच्छाई है, उसको प्रकट होने में समय लगेगा, या फिर आप उसमें रस करते रहेंगे। तो ये गुरु और केतु का प्रभाव हो गया। अगर केतु शुक्र के साथ बैठे हैं तो कहना ही क्या है, ये अगर थोड़े नीच के भी होके बैठे हैं तो भी व्यक्ति अपना काम चला लेता है। और ये कह सकते हैं कि केतु और शुक्र की युति बहुत अच्छे प्रभावों के साथ जातक के जीवन को उबारने का काम करती है। मतलब अनुभव, वो व्यक्ति के पास भले ही कम संसाधन रहेगा, पर उसको ही, वो आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही कम हैं, उनके पास चीज़ें, सुविधाएं बहुत कम हैं, उनके पास साधन कम है, पैसे कम है, पर फिर भी उसको परफेक्शन के साथ जी रहे हैं। जितना धन है उसको सही जगह पे लगा रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा बढ़िया है, वो चीज़ों को समझ बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। भले उनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, पर जितना ही सामग्री दिया है आपने उसका वो बेहतर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये कौन करता है? ये केतु और शुक्र ही करते हैं। समझ अच्छी है उसकी ना, वो चीज़ों को समझ रहा है, वो पता है कि उसके पास जितना रिसोर्स है उसी में उसको बेहतर करना है। तो वो जो जो बोलते हैं ना कि वो अपनी ऊर्जा का, अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का, अपने अनुभवों का इतना बेहतर इस्तेमाल कर लेता है कि वो धीरे 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 करके प्रोग्रेसिव होते होते प्रोग्रेस को प्राप्त कर जाता है। तो ये केतु और शुक्र है। और केतु और शनि अगर एक जैसे तो नहीं है लगभग, पर हाँ एक बात काफ़ी हद तक समझ लेनी चाहिए कि किसी एक भाव पे अगर केतु और शनि का एक साथ प्रभाव पड़ेगा तो वो भाव नीचे की तरफ जाएगा। कब वो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा? जब शनि अपनी राशि में हो, शनि उच्च की राशि में हो, शनि गुरु से दृष्ट हो, शनि शुक्र से दृष्ट हो, शनि बुध से दृष्ट हो, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन अगर शनि पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उनका मित्र उन्हें नहीं देख रहा है, तो ये शनि और केतु उस भाव में कम्युनिकेशन कमजोरी कर देंगे, प्रगति के प्रभावों को कमजोर कर देंगे, प्राप्त करने में आपको गड़बड़ी होगी, आपका ऋण बढ़ता ही जाएगा, आप कंफ्यूजन में रहने वाले हो जाएंगे, धन आपका आते आते रुक जाए, मेहनत करते करते आप थक जाएं पर प्राप्त परिणाम ना हो, घर में कलह का वातावरण बना ही रहता है, संतति से मतभेद होता रहे, बेचैन एक जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी वाली हो जाती है, हमेशा कोई ना कोई शत्रुता बनी रहेगी, दुश्मन कोई ना कोई बना ही रहेगा, पत्नी ही दुश्मन बन जाए, उसका सुख और उपभोग आप पूरे तरीके से ना कर पाए, कंसंट्रेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये शनि और केतु अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो इस तरीके का निगेटिव परिणाम देने लगेंगे। लेकिन अगर अच्छे बैठे हैं तो फिर ये आपका धर्म ठीक कर देते हैं, आपकी समझ अच्छी कर देते हैं, आपको किस हिसाब से कब किसको कैसी कैसी बात करनी है ये आपकी समझ अच्छी विकसित कर देते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब आपकी कुंडली में केतु और विभिन्न ग्रहों का संबंध ऐसे बन जाता है, विशेषतया केतु दशम स्थान में करियर से संबंधित कंफ्यूजन पैदा करते हैं, अगर उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो ये कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। केतु नवम भाव में चाहे कितने भी डिप्रेस होकर बैठे हों फिर भी व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। केतु पंचम भाव में चाहे कितने ही खराब बैठे हों फिर भी व्यक्ति के अंदर इतनी समझ देते हैं कि हाँ ये गलत है, मैं ये गलत कर रहा हूं। केतु किसी भी स्थिति में लग्न में बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हिंसक नहीं बनाएंगे। केतु किसी भी स्थिति में चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति की माता के प्रभावों में कमजोरी रहेगी, पर वो चाहेगा कि मेरी माता के साथ संबंध अच्छे रहें और मैं उसे सुख दूं, है ना। केतु सप्तम भाव में बैठेंगे तो पत्नी आपके ऊपर कितना ही संशय करे पर आप उसे समझाने की पूरी कोशिश तो कर ही लेते, क्योंकि अंदर इनके बहुत ज्यादा भ्रम, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो निगेटिविटी नहीं है, राहु की जैसी। क्लियर है? तब तक के लिए कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा, और रविवार का कार्यक्रम जरूर देखिए।
कुंडली विशेषण वाला जो चैनल है, आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, कुंडली विशेषण विथ पंडित नकुल पाराशर के नाम से है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।